हेलो होमोसेपियंस। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम क्विक वन शॉट सीरीज़ के अंदर एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। दैट्स नेम इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो चाहे आप सीबीएसई से हो, बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, दोनों के लिए ही इक्वली बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है ये क्लास। इसमें हम क्या कवर करने वाले हैं, पूरा चैप्टर शुरू से लास्ट तक कवर करेंगे, बिल्कुल बेसिक से कवर करेंगे। आपको बिल्कुल पूरा क्रिस्टल क्लियर सारे कंसेप्ट होते चले जाएंगे। ओके, नाउ व्हाट्स स्पेशल इन दिस क्लास, पूरा इसमें जो लेटेस्ट सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग अपन सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं, इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे। और सारे पीवाईक्यूज जो भी है, मतलब मैंने कुछ लाइंस को पहले से हाईलाइट कर रखा है जहाँ से मोस्टली आपके पीवाईक्यूज और सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं आपको साथ साथ में बताता भी चलूँगा और उन पे अपन मेजरली फोकस करने वाले हैं और एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन करेंगे। बिकॉज आपको पता है, बहुत लोग बोलते हैं कि ये नोट्स है, वो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, वो आते हैं। सिंपल सी बात है, जो भी नोट्स, अगर मान लो मैं नोट्स भी बनाता हूँ तो वो नोट्स भी एनसीईआरटी से ही बनेंगे। सो सबसे इम्पॉर्टेंट आपके लिए एनसीईआरटी होने वाली, बिकॉज एनसीईआरटी इज़ गॉड फॉर, चाहे वो नीट हो या बोर्ड हो, दोनों के लिए एनसीईआरटी को गॉड बोला जाता है। ठीक है, सो शुरू करें। ओके, let's look. Now let us understand the morphology and yes, first of all, ये जो चैप्टर का नाम है इसको मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सो बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जिसमें वेरिएशंस होती है, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, एक मेल पार्ट होता है फ्लावर का, एक फीमेल पार्ट होता है, दोनों में पॉलिनेशन होता है, रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, जिससे वेरिएशन आती है और एंड प्रोडक्ट क्या होता है ये भी पूछा जाता है, दैट इज़ सीड। ओके, और फ्लावरिंग प्लांट, यस यहाँ पे एंजियोस्पर्म लिखा हुआ है। तो जब अपन प्लांट्स में देखते हैं तो प्लांट में जो डिवीजन होता है या जो फाइलम जिसे आप कहते हैं डिवीजन, तो उसमें जो प्लांट किंगडम में जो बहुत सारे डिविजन्स हैं उसमें से एक डिवीजन होता है एंजियोस्पर्म, तो लास्ट डिवीजन होता है, यानी ये हायर प्लांट्स होते हैं सबसे ज़्यादा डेवलप्ड। तो ये जो फ्लावरिंग प्लांट जिसकी अपन बात कर रहे हैं, फ्लावर्स वगैरह, ये कैरेक्टरिस्टिक है एंजियोस्पर्म का। ठीक है, तो ये किस में पाया जाता है, एंजियोस्पर्म। यानी अगर मैं ये कहना चाहूँ कि अगर एंजियोस्पर्म के बारे में अपने को, उसके फ्लावर्स के बारे में और जो पूरा स्ट्रक्चर है उसके बारे में ये पूरा चैप्टर है, तो ये चीज़ भी गलत नहीं होगी। ठीक है ना। नाउ फ्लावर अ फैसिनेटिंग ऑर्गन इन एंजियोस्पर्म। ओके, फैसिनेटिंग क्यों है, एस्थेटिक है, ऑर्नामेंटल, सोशल एंड रिलीजियस एंड ओके, ठीक है ठीक है, ये तो सब मजाक वाली बात है। ठीक है, ओके। नाउ सबसे पहले ये एक ओवरव्यू दिया हुआ है फ्लावर का, इसमें अपन एक एक स्ट्रक्चर जैसे कि स्टेमन वगैरह उसका सेपरेटली एक अच्छे से उसको डील करेंगे अपन आगे जाके, बट यहाँ पे एक ओवरव्यू दिया हुआ है, मतलब ऊपर ऊपर से बताया हुआ है, तो इसको अपन एक बार देखते हैं। सबसे पहले ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, सेपल्स, ये होता है ग्रीनिश पार्ट जो कि बेस के थैलेमस, थैलेमस किसको बोलते हैं, ये जो स्ट्रक्चर है ना नीचे जो बेस होता है इसको थैलेमस बोला जाता है। सेपल्स होता है थैलेमस के जस्ट ऊपर, ग्रीनिश जो सेपल्स होते हैं आपको, उसको बोला जाता है सेपल्स। ठीक है ना, थैलेमस के जस्ट ऊपर जो ग्रीनिश आपको दिखते हैं उनको बोला जाता है सेपल्स। और जो पेटल्स, पेटल्स क्या होते हैं, वो उसके ऊपर जो आपको कलरफुल जो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए दिया जाता है, जैसे कि येलो, रेड वगैरह, इन कलर्स में ये पाए जाते हैं, जो मतलब थोड़े से अच्छे से दिखते हैं ना आपको फ्लावर, तो वो जो पर्टिकुलर है उसको बोला जाता है पेटल्स। ठीक है ना, जो कि अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट्स को। एंड देन वी हैव स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी, आप अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सबसे ऊपर स्टिग्मा, फिर स्टाइल, फिर ओवरी, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। देन फिर आता है आपका एंथर एंड फिलामेंट जो कि आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, यानी कि आपका जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, यानी कि जो स्टेमन है जिसमें ऊपर होता है एंथर और एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे बोलते हैं फिलामेंट। ठीक है, नाउ प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स, यानी कि हम यहाँ पे वो चीज़ें देखने वाले हैं कि फर्टिलाइजेशन से पहले क्या क्या स्ट्रक्चर और क्या क्या इवेंट फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो इन फ्लावर द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, द एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम डिफरेंट डेवलप कलेक्ट एंड्रोशियम वॉल एंड स्टेमन एंड ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड गाइनोशियम रिप्रेजेंट द फीमेल। तो बेसिकली इसमें ये कहा गया है कि जो एंड्रोशियम है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि स्टेमन को रिप्रेजेंट करते हैं, एंड गाइनोशियम जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये ओवरव्यू हो गया, अब अपन सेपरेटली पढ़ रहे हैं। सबसे पहले पढ़ रहे हैं स्टेमन, स्टेमन। ठीक है, तो स्टेमन में और माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पोलन ग्रेन्स, तो ये तीन यहाँ पे टर्मिनोलॉजीज दी गई है, तो इनको फटाफट अपन देखते हैं। सबसे पहले टॉपिक का जो हेडिंग है उस पर फोकस करेंगे। सबसे पहले आता है स्टेमन। स्टेमन क्या होता है, एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर,
द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ओके, माइक्रोस्पोरेंजिया क्या होता है? तो माइक्रोस्पोरेंजियम किसे कहा जाता है? माइक्रोस्पोरेंजियम यानी कि जहाँ पे पोलन्स आपके मेच्योर हो रहे हैं। और पोलन ग्रेन क्या होती है? जो लास्ट प्रोडक्ट होता है आपका, यानी कि जो पोलन ग्रेन, ये जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोला जाता है, जहाँ पे पोलन बनती है। तो आपका जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसमें बनेंगी पोलन, ठीक है। और फिर ये पॉलिनेशन से मेल से फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के पास में जाएगी, फिर वहाँ पे जो है ये अंदर जाके पोलन ट्यूब रिलीज़ होगी एंड देन मेल गैमेट रिलीज़ होंगे एंड फर्टिलाइजेशन होगा। तो ये एक ऊपर से अपन ने एक ओवरव्यू देखा, ठीक है ना। तो इस तरीके से होती है, तो स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ें होती है। तो उसी सीक्वेंस में ये दी गई है, तो अपने को ऐसे ही पढ़नी है, ठीक है ना। सबसे पहले फिलामेंट क्या होता है? ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसको बोला जाता है फिलामेंट। देन फिर आता है एंथर, ये जो अपर पोर्शन है इसको बोलते हैं एंथर। एंड यस, दो चीज़ें हैं जहाँ पे कन्फ्यूजन होता है बच्चों को। तो वो चीज़ ये है कि एक तो प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल, ये क्या चीज़ें रहती है? तो थैलेमस, थैलेमस यानी कि ये जो ऑर्गन्स हैं ये थैलेमस जो बेस लाइक स्ट्रक्चर है यहाँ से अटैच्ड है, ठीक है। तो प्रॉक्सिमल मतलब जो P फॉर प्रॉक्सिमल एंड D फॉर डिस्टल, डिस्टल मतलब D यानी कि जो दूर है। तो एंथर क्या हो गया? डिस्टल पार्ट, एंड फिलामेंट कौन सा हो गया? प्रॉक्सिमल पार्ट। बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, एंथर जो होता है वो बाइलोब्ड होता है विद डाइथिकस, यानी कि ये एंथर का एक ट्रांसफर सेक्शन दिया हुआ है। तो इसमें ध्यान से देखना, दो लोब्स है, एक लोब ये, एक लोब ये, और दोनों लोब में डाइथिकस यानी दो थीका है। ये जो आपको दिख रहा है ना सर्कुलर स्ट्रक्चर, इसको थीका बोलते हैं। तो एक बाइलोब्ड है और डाइथिकस है, यानी एक लोब में दो थीका है। समझ में आ गई बात? एंड बाइलोब्ड इन नेचर एंड 4 साइडेड टेट्रागोनल, यानी कि 4 इसमें माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं, 1 2 3 एंड 4। ओके, इसलिए इसको बोला गया है यहाँ पे टेट्रागोनल। इट कंसिस्ट ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा वर्डिंग पे आपको ध्यान देना है। माइक्रोस्पोरेंजिया बोला, यानी कि ये जो 4 स्ट्रक्चर हैं इसको माइक्रोस्पोरेंजिया होती बोला जाता है। और जब ये मेच्योर हो जाती है तो इन्हीं चारों को पोलन सेक भी बोला जाता है, जहाँ पे आपकी पोलन मेच्योर हो रही है। समझ में आई बात? ओके, आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है, सर्कुलर होता है, ठीक है, ठीक है। 4, यस, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे स्टार मार्क करेंगे। और अगर आपको थोड़ी सी भी दिक्कत हो रही है, जैसे आपको अगर एनसीईआरटी पूरी क्लियर नहीं दिख रही है, तो आप प्लीज़ एक बार अपनी एनसीईआरटी साथ में खोल के अंडरलाइन करते हुए चलेंगे, ठीक है ना, थोड़ा सा, है ना। चलो, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो माइक्रोस्पोरेंजिया होता है उसके 4 वॉल्स प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। इसका सीक्वेंस भी काफ़ी पूछा जाता है। सबसे बाहर होती है एपिडर्मिस, फिर एंडोथीशियम, मिडल लेयर, टेपेटम, ठीक है ना। ध्यान देना, एंडोथीशियम, फिर उसके बाद है मिडल लेयर, और फिर सबसे अंदर वाली टेपेटम है, ठीक है। तो इसमें जो बाहर वाली 3 है, यानी कि एपिडर्मिस, एंडोथीशियम एंड मिडल लेयर, ये तीनों का फंक्शन होता है प्रोटेक्शन एंड डेहिसेंस। डेहिसेंस मतलब रिलीज ऑफ पोलन। यहाँ से ये दिख रही है आपको लाइन ऑफ डेहिसेंस, यहाँ से जब मेच्योर हो जाता है पोलन तो यहाँ से रिलीज होता है, ठीक है। तो डेहिसेंस एंड प्रोटेक्शन दोनों में ये जो आउटर मोस्ट 3 लेयर है, 4 लेयर है, 3 लेयर का प्रोटेक्शन एंड डेहिसेंस का काम है, ओके। और जो इनर मोस्ट लेयर है वो होती है टेपेटम, जिसका काम होता है नरिशमेंट का, ठीक है। किसका नरिशमेंट? जो डेवलपिंग पोलन है, यानी इनिशियली वो स्पोरोजेनस टिश्यू होता है, फिर बाद में जाके वो माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है जो कि डिप्लॉयड होता है, फिर आगे जाके वो माइक्रोस्पोर टेट्राड बनता है, फिर पोलन बनती है। तो ये एक प्रोसेस होता है, अपन आगे पढ़ेंगे, जिसको बोला जाता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, यानी माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ये रहता है, ठीक है। चलो, टेपेटम के बारे में क्या पूछा गया है? डेंस साइटोप्लाज्म होता है एंड जनरली मोर देन 1 न्यूक्लियस, यानी एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो फटाफट क्विक रिकॉल करते हैं। ये जो पैराग्राफ है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और टेपेटम का फंक्शन क्या है ये पूछा जा सकता है। नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है, मोर देन 1 न्यूक्लियस होता है, ठीक है, ओके। और प्लॉइडी की अगर बात की जाए, प्लॉइडी आपको पता है हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ठीक है, याद आ रहा है कुछ? ओके, सो जो प्लॉइडी होती है वो इन सबकी डिप्लॉयड होती है, बट टेपेटम की एज यू ऑल नो यहाँ लिखा हुआ है देयर इज़ मोर देन 1 न्यूक्लियस, यानी कि इसकी प्लॉइडी
हैप्लॉइड से ज़्यादा भी हो सकती है, यानी कि डिप्लॉयड हो सकती है, ट्रिप्लॉयड हो सकती है, वो डिपेंड करता है, यानी कि यहाँ पे मोर देन वन न्यूक्लियस दिया गया है। ओके, नाउ स्पोरोजेनस टिश्यू क्या होती है, ये जो यहाँ बीच में आपको दिख रहा है ना, ये जहाँ पे पोलन बन रहे हैं, तो ये इनिशियली स्पोरोजेनस टिश्यू होती है। तो अब बात आती है अपना माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, और इसकी प्लॉइडी भी लिख सकते हैं आप, डिप्लॉयड होती है, ठीक है ना। इनिशियली सब चीज़ें डिप्लॉयड रहेगी, पर जब उसमें मियोसिस हो जाएगा तब उसमें हैप्लॉइड अपने को सेल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। नाउ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस डेफिनेशन ये है कि फॉर्मेशन ऑफ द माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर मतलब जो मेल जो गैमेट्स बन रहे हैं उनकी बात की जा रही है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या रहता है, एक आपको फ्लो चार्ट बना देता हूँ मैं। सबसे पहले स्पोरोजेनस टिश्यू रहती है, ठीक है, जो कि डिप्लॉयड रहती है ना। फिर आती है आपकी माइक्रोस्पोर मदर सेल, ध्यान देना माइक्रोस्पोर बोला है, मेगास्पोर नहीं, मेगास्पोर फीमेल में आएगा, ये वर्डिंग पे ध्यान देना, ठीक है ना। माइक्रोस्पोर मदर सेल जो भी डिप्लॉयड रहती है। फिर इसमें होता है आपका फर्स्ट मियोसिस, मियोसिस होने के बाद में 4 सेल बनेंगे, ठीक है। तो इन 4 सेल को अभी सेपरेट नहीं हुए हैं, इनको बोला जाता है माइक्रोस्पोर टेट्राड, और इन सब की प्लॉइडी एन 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 रहेगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले स्पोरोजेनस टिश्यू डिप्लॉयड, माइक्रोस्पोर मदर सेल डिप्लॉयड, फिर उनमें मियोसिस होगा, 4 सेल बनेंगे, माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलेंगे, एन 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 प्लॉइडी होगी। फिर ये जब सेपरेट हो जाएंगे अलग अलग 4 में, तो इनको बोला जाता है पोलन ग्रेन्स, ठीक है। प्लॉइडी एज यू ऑल नो एन 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 रहेगी, ठीक है। तो ये अपना एंड प्रोडक्ट है, तो इसको अपन क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है मेल गैमेटोफाइट, ठीक है। क्या बोला जाता है, मेल गैमेटोफाइट। तो ये अपना मेल गैमेटोफाइट बनते हैं लास्ट में, ठीक है। ओके, तो इसी प्रोसेस को पूरे को बोला जाता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो ये माइक्रोस्पोर्स हो गए, ठीक है। चलो आगे अपन देखते हैं, ये ट्रांसफर सेक्शन दिया हुआ है, अपन ने जो पहले पढ़ा है वही है, ये एक थोड़ा सा अलग है। ये जो बीच में स्ट्रक्चर होता है उसको कनेक्टिव बोला जाता है, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर, टैपेटम्स, वही सब चीज़ें हैं, ठीक है ना। और ये जो दिया हुआ है ये मैच्योर वाले की बात की जा रही है ना, मैच्योर पोलन ग्रेन जब बन जाता है, तो यहाँ से देखो ये पोलन ग्रेन दिखाइए, जबकि यहाँ पे स्पोरोजिनस टिश्यू दिखाइए। तो ये एक प्रेजेंस ऑफ माइंड वाली बात है कि यहाँ पे स्पोरोजिनस टिश्यू क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ये प्री वाला स्टेज है, यानी कि ये जो पहले वाला स्टेज है वो, और ये पोलन ग्रेन जब बन गई वो है एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर, टैपेटम, और ठीक है वही सब चीज़ें दी हुई है ना। माइक्रोस्पोर टेट्रम ईच है द पोटेंशियल माइक्रोस्पोर, ठीक है। माइक्रोस्पोर मदर सेल मैंने आपको बता ही दिया है, पोलन मदर सेल भी बोला जाता है, और माइक्रोस्पोर मदर सेल भी बोल सकते हैं आप, है ना। मदर सेल मतलब जिससे जो लास्ट अपना जो स्टेज है वो फॉर्म हो रहा है, बस वो चीज़ है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। द माइक्रोस्पोर एज दे माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाएंगे, ओके। पोलन ग्रेन डेहिसेंस मैंने आपको बता दिया, पोलन ग्रेन, यस। अब स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन की बात करते हैं, मेल गैमेटोफाइट जो है ये रहता है, इसकी बात करते हैं। तो ये येलोइश, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मेल गैमेटोफाइट बोला जाता है। नाउ ओके, ये पैराग्राफ जो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसको भी मार्क करेंगे आप, स्टार बन नहीं रहा है पर कोई बात नहीं, मार्क करेंगे चलो नाउ, ये जो आपको इरेगुलर सी बाउंड्री दिख रही है ना, ये पोलन की जो मेच्योर पोलन बना है उसकी आउटर मोस्ट कवरिंग है, ठीक है। और जो एक कंटिन्यूस लेयर दिखाई देती है ये वाली, ये होती है इंटाइन, ये अंदर वाली होती है, ठीक है। तो ये माइक्रोस्पोर में कैसा कैसा दिखता है वो दिख रहा है यहाँ पे, और ये पूरा पोलन के बारे में पढ़ेंगे अपन यहाँ से लेके पूरा स्ट्रक्चर में, है ना। चलो, पोलन ग्रेन आर जनरली स्फेरिकल, 25 to 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। तो ये इनका डायमीटर दिया हुआ है यहाँ पे 25 to 50, तो ये भी पूछा जा सकता है। 2 लेयर्ड होती है, ठीक है, एंड हार्ड आउटर लेयर होती है जिसको एक्साइन बोला जाता है, स्पोरोपोलिन की बनी होती है, मोस्ट रेजिस्टेंट होती है। यानी कि पोलन ग्रेन की कोई पूछे तो 2 वॉल्स होती है, आउटर होती है जिसको बोलते हैं एक्साइन, जो कि स्पोरोपोलिन से बनी होती है, और ये जो मटेरियल ये बहुत मोस्ट रेजिस्टेंट होता है। अच्छा, रेजिस्टेंट क्यों बनवाया, रेजिस्टेंट इसलिए बनाया गया है नेचर ने इसको, ताकि ये वायबल रह सके, यानी ये डिग्रेड ना हो पाए, हर कंडीशन में ये सर्वाइव करके और फिर स्टिग्मा पे जाके
अच्छी तरीके से पोलन ट्यूब तभी रिलीज़ होगी जब ये वाइबल रहेगा। अगर पहले से ही ख़राब हो जाएगा नेचर की वजह से तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी ना। तो इसलिए स्पोरोपोलिनियन बनाई है नेचर ने, ताकि ये रेजिस्टेंट रह सके। और जहाँ जहाँ पे स्पोरोपोलिनियन एब्सेंट है, जिसको जर्म पोर बोला जाता है, यानी कि ये डिसकंटिन्यूस लेयर है। अब जैसे यहाँ है, यहाँ जैसे अगर स्पोरोपोलिनियन एब्सेंट है तो यहाँ जर्म पोर बन जाएगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं जर्म पोर, जहाँ आउटर मोस्ट लेयर एब्सेंट है, ठीक है। नाउ ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये पोलन का है, तो ये डेवलप हो रही है। तो ये वाला जो है ये मैच्योर पोलन है, ठीक। सबसे पहले एक सेल है, इसमें माइटोसिस होगा, देन यहाँ पे थोड़ा सा वैक्यूल बन रहा है, आपको दिख ही रहा है, न्यूक्लियस है। फिर यहाँ पे 2 सेल बनते हैं एट द एंड ऑफ द माइटोसिस। तो 2 सेल बन रहे हैं तो ऑफकोर्स माइटोसिस हुआ होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ऊपर वाला जो सेल है जिसको हाँ, ये जो एसिमेट्रिक स्पिंडल्स पाए जाते हैं इसमें डिवीजन से पहले, और कुछ वही कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वेजिटेटिव सेल होता है, वो आपको दिख ही रहा है, लार्ज सेल होता है, जनरेटिव सेल स्मॉल होता है। बट जो गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं वो जनरेटिव सेल में प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि गैमेट्स यहाँ हैं और वेजिटेटिव सेल एक फूड रिजर्व की तरह काम करता है, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे। और यस, जो एक्साइन की बात कर ली, अभी इंटाइन की बात कर लेते हैं। इंटाइन जो होती है सेलुलोज पेक्टिन की बनी होती है और कंटिन्यूस होती है और थिन होती है। आउटर लेयर डिसकंटिन्यूस थी, ये वाली कंटिन्यूस है, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा नोट करना आप। व्हेन द पोलन ग्रेन इज मेच्योर इट कंटेन्स 2 सेल्स, वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल, ठीक है। तो जब मेच्योर होती है पोलन तो वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल 2 सेल बनते हैं, जिसमें वेजिटेटिव सेल बिगर होता है, ठीक है, अबंडेंट फूड रिजर्व होता है। वेजिटेटिव सेल लार्ज इरेगुलर शेप का होता है, एंड यस द जनरेटिव सेल इज स्मॉल एंड फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल, यानी जनरेटिव सेल स्मॉल होता है और इसी के साइटोप्लाज्म, वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में वो फ्लोट करता रहता है, ठीक है ना। नाउ यस, एक ही इंपॉर्टेंट चीज़ दी हुई है यहाँ पे, 60% ऑफ द पोलन ग्रेन 2 सेल स्टेज में रिलीज होता है एंड माइटोसिस होता है 2 सेल, ठीक है। तो ये यहाँ पे बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि 1 मिनट में थोड़ा सा कलाकारी दिखानी होगी यहाँ पे। हाँ, तो जो 60% है और जो 40% है, यहाँ पे मोस्ट ऑफ द बच्चों को थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहता है, तो आज इसको क्लियर करते हैं पूरा, है ना। once a minute, let me draw a circle, okay। now ये जो आपका सेल है, ये बड़ा वाला वेजिटेटिव सेल, जर्मिनेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल और नीचे जनरेटिव सेल। नाउ 60% ऑफ द एंजियोस्पर्म में जब पोलन रिलीज होती है, यानी पोलन जब शेड होती है एंथर से, डेसेंस के वक्त जब पोलन रिलीज हो जाती है तो वो इसी स्टेज में रिलीज होती है। समझ में आया? 60% एंजियोस्पर्म, यानी पूरे जो एंजियोस्पर्म है उसमें से 60% ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें ये इसी स्टेज में रिलीज होता है, यानी ये 2 सेल्ड स्टेज है। दिख रहा है 2 सेल है। बट 40% में क्या होता है, 40% में ये जो जनरेटिव सेल है ये माइटोसिस कर लेता है और 2 सेल और बना लेता है, यानी 1 सेल से माइटोसिस हुआ, 2 सेल बन गए, ठीक है ना। तो अब ये 3 सेल स्टेज हो गई। तो अब जब पोलन यहाँ से रिलीज होगी इन प्लांट्स के अंदर, तो वो 40% एंजियोस्पर्म्स में ये 3 सेल्ड स्टेज में रिलीज होगा और यहाँ पे 2 सेल्ड, यानी कि लास्ट में हाँ माइटोसिस इसमें भी होगा बट वो रिलीज होने के बाद होगा। रिलीज होते वक्त 2 सेल्ड है ना, यहाँ पे रिलीज होते वक्त ही 3 सेल हो गया है ये, ठीक है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है इनमें, ओके। नाउ जो एलर्जीज भी कॉज करती है पोलन वगैरह, पार्थेनियम, ठीक है, ये पार्थेनियम कैरेट ग्रास है जो कि अपन ने वीट इंपोर्ट करी थी, उसके साथ में एक अनडिज़ायरेबल थिंग की तरह अपने इंडिया में आई थी और काफ़ी हार्मफुल थी अपने लिए। और जो एलर्जीज कॉज करते हैं पोलन एंड कॉजेज पोलन एलर्जी, ठीक है, वही चीज़ दी हुई है, कुछ नया नहीं है। अच्छा, अब अपन ने काफ़ी बुराई तो कर ली है पोलन की, तो थोड़ी सी तारीफ़ करना भी ज़रूरी है ना। तो तारीफ़ ये है कि पोलन ग्रीन जो होती है वो न्यूट्रिशन काफ़ी न्यूट्रिशन रिच होती है, तो इसलिए उसकी टैबलेट्स पाई जाती है इंग्लैंड में, ठीक है। तो इसलिए ये डायग्राम दिया हुआ है ताकि आपको थोड़ी सी खूबियाँ भी पता पड़े इसकी, है ना। चलो, नाउ
जब पोलन स्टिग्मा पे लैंड करती है तो वो कितने कैपेबल है कि वो पोलन ट्यूब उसमें फॉर्म करके जो मेल गैमेट रिलीज कर पाए, तो वो उसकी वाइबिलिटी को दर्शाता है। यानी कि अगर वाइबिलिटी लूज हो गई, यानी कि वो कैपेबल ही नहीं है, तो उसका होना नहीं होना बराबर जाता है, ठीक है ना। तो ब्रिंग अबाउट वो उसी वाइबिलिटी बोला जाता है। तो अब वाइबिलिटी किस चीज़ पे डिपेंड करती है? वाइबिलिटी डिपेंड करती है टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी पे। कुछ सीरियल्स जो रहती है जैसे कि राइस एंड वीट, पोलन लूज वाइबिलिटी विद इन द 30 मिनट्स, यानी पोलन रिलीज हुई तो 30 मिनट्स के अंदर अगर वो किसी स्टिग्मा पे जाकर गिरी तो वो पोलन ट्यूब फॉर्म कर सकती है और जो भी है प्रोसेस आगे बढ़ सकता है। अगर 30 मिनट से ज़्यादा हो गए तो फिर उसका कोई सेंस नहीं बनता, ठीक है। और कुछ जो फैमिलीज़ रहती है रोजेसी, लेगुमिनेसी, सोलेनेसी, दे मेंटेन द वाइबिलिटी फॉर मंथ्स, तो महीनों तक यानी 1 महीने तक जो है उसकी वाइबिलिटी रहती है, किसकी? पोलन ग्रेन की। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एक सितारा बना सकते हैं आप, ठीक है ना। नाउ लिक्विड नाइट्रोजन -196 डिग्री पे इनको स्टोर किया जाता है। अच्छा, पोलन को स्टोर क्यों कर रहे हैं? बिकॉज अपन हाइब्रिड क्रॉप्स बना सकें, आर्टिफिशियली अपन उनका पॉलिनेशन करा सकें, तो फॉर दैट पर्टिकुलर रीज़न वी स्टोर दें। चलो, अब अपनी बात हो गई यहाँ पे ख़त्म माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की, एंड पूरा मेल गैमेट अपन ने पढ़ लिया है। नाउ अपन बात करते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस, यानी कि जो एम्ब्रियोसैक, हाँ यस, एम्ब्रियोसैक जो होता है उसको फीमेल गैमेटोफाइट भी बोला जाता है। मेल गैमेटोफाइट क्या था? पोलन। फीमेल गैमेटोफाइट क्या है? एम्ब्रियोसैक। और जो पिस्टिल क्या होता है आपको पता ही है, पिस्टिल में स्टिग्मा स्टाइल ओवरी होती है, ठीक है ना। और मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल को बोला जाता है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ध्यान देना है, वहाँ माइक्रोस्पोरो था, यहाँ पे मेगा लिखा हुआ है, ठीक है। गाइनोशियम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, गाइनोशियम रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, अगर सिंगल पिस्टल है तो मोनोकार्पुलरी बोलेंगे, मोर देन वन पिस्टल है तो मल्टीकार्पुलरी बोलेंगे। एंड द सिंकार्पस मतलब जब वो फ्यूज्ड रहते हैं, एपोकार्पस मतलब वो डिफ्रेंशिएट यानी अलग अलग उसमें प्रेजेंट होते हैं, फ्यूज्ड नहीं रहते हैं तब, है ना। द सिग्मा इन द स्टाइल एंड द ओवरी, ठीक है। स्टिग्मा लैंडिंग प्लेटफॉर्म, मैंने पहले ही बता दिया आपको, पोलन जहाँ पे लैंड करता है उसको स्टिग्मा बोलते हैं। स्टाइल जो होती है वो एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसमें पोलन ट्यूब रिलीज होती है, और उसके बाद में जो ओवरी होती है वो लास्ट वाला पार्ट होता है जिसमें ओवेरियन कैविटी होती है। प्लेसेंटा जिससे ओवरी कनेक्ट होती है, ठीक है ना, जिससे कनेक्ट होती है उसको बोला जाता है प्लेसेंटा। नाउ थोड़ा बहुत भी अगर कन्फ्यूज़न है तो डोंट वरी, अब यहाँ पे जो डायग्राम है इससे सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले स्टिग्मा जहाँ पे पोलन लैंड करेगी, स्टाइल जहाँ पे पोलन ट्यूब यहाँ पे अराइज होगी और यहाँ तक जाएगी ओवरी तक, ठीक है। और ये थैलेमस नीचे वाला पार्ट है, ये भी थैलेमस, ये भी थैलेमस जो भी है। एंड ये जो है इसमें आप देख रहे हैं कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो फ्यूज्ड है, यानी ये सिंकार्पस है, ठीक है ना। और ये जो है ये एपोकार्पस कंडीशन हो गई, बिकॉज यहाँ पे फ्यूज्ड नहीं है, सेपरेट हो रखे हैं, ठीक है। और ये यस, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, तारा बना लें यहाँ पे, क्योंकि ये जो है ये काफ़ी बार PYQs में पूछा जा चुका है कि डायग्राम बना के बताएं। तो सबसे पहले ये जो स्ट्रक्चर होती है इसको बोला जाता है फनिकल, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, ये फनिकल, इसको फनिकल बोलेंगे। फिर ये जो स्ट्रक्चर है जहाँ पे फनिकल और जो आपका जो ओव्यूल है वो अटैच्ड है, ध्यान से सुनना, उसको बोला जाता है हाइलम। ये जंक्शन को बोला जाता है हाइलम, ठीक है ना। माइक्रोस्पोर क्या है? जहाँ से ये ओपन है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है जहाँ से ओपन है उसको माइक्रोपाइल एंड बोला जाता है। और चैलेजल एंड जो माइक्रोपाइल के अपोजिट है, जहाँ पे कोई ओपनिंग नहीं है, ये आप अपने लिए याद करने के लिए रख सकते हैं, वो चैलेजल एंड है, ठीक है। फिर अब यहाँ पे आउटर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट, इंटेगुमेंट का फंक्शन क्या होगा? प्रोटेक्शन ऑफ कोर्स। फिर यहाँ पे न्यूसिलस, फिर एम्ब्रियोसैक। तो ये एम्ब्रियोसैक, ये सबसे अंदर वाला स्ट्रक्चर है, इसको बोला जाता है क्या? इसको बोला जाता है फीमेल गैमेटोफाइट। न्यूसिलस क्या होता है? न्यूसिलस उसके आउटर मोस्ट कवरिंग है, इसकी प्लॉइडी 2n होती है। और न्यूसिलस के ही सेल मेच्योर होके फिर यहाँ पे एम्ब्रियोसैक में जो भी होता है वो अभी अपन आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे उसको। और ये जो आउटर इंटेगुमेंट्स है इनका फंक्शन बेसिकली प्रोटेक्शन का होता है, ठीक है। नाउ मेगास्पोरेंजिया कॉमनली कॉल्ड एज ओव्यूल। तो मेगास्पोरेंजिया किसे बोला जाता है? ओव्यूल को बोला जाता है। नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन एन ओवरी में बी 1। अब किसी ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है, ठीक है,
सबसे ऊपर स्टिग्मा, फिर स्टाइल, फिर नीचे ओवरी, फिर उसके अंदर ओव्यूल, ठीक है, जहाँ तक उसको पोलन ट्यूब को जाके अपने गैमेट्स रिलीज़ करने हैं। कहाँ पे रिलीज़ करने हैं? यहाँ पे इस पर्टिकुलर एम्ब्रियो सैक में रिलीज़ करनी है, तब जाके वो फर्टिलाइजेशन कहा जाएगा, ठीक है। चलो, अब अगर उसमें 1 ओव्यूल प्रेजेंट है, यानी कि ओव्यूल क्या बनाता है? सीड बनाता है। ओवरी क्या बनाती है? ओवरी फ्रूट बनाती है, ठीक है। तो अगर ओव्यूल 1 है, यानी कि उसमें एक सीड रहेगी। वीट, मैंगो, ये कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। और अगर बहुत सारे सीड्स हैं, यानी कि पपाया, वाटरमेलन एंड ऑर्चिड्स, ठीक है, इनमें बहुत सारी सीड्स रहती हैं, बहुत सारे ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ये अपन कह सकते हैं। नाउ द मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल के बारे में लिखा गया है। फनिकल क्या होता है, हाइलम क्या होता है, मैंने आपको बता दिया। इंटेगुमेंट क्या होता है, प्रोटेक्टिव कवरिंग। न्यूसिलस क्या होता है, और माइक्रोपाइल, चैलेजल, ये सब अपन कर चुके हैं। बेसल पार्ट कौन सा होता है? चैलेजल, ये आपको दिख ही रहा है, चैलेजल एंड, ये बेसल पार्ट है, ठीक है, ओके। और माइक्रोपाइल एंड जो ओपनिंग है। न्यूसिलस क्या होता है? न्यूसिलस होता है फूड मटेरियल रिजर्व, यानी कि जो काम वहाँ पे टेपेटम कर रही थी, वो काम यहाँ पे न्यूसिलस कर रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप उसको रिजेंबल कर सकते हैं इसके साथ में। नाउ इनक्लोज विद इन द इंटेगुमेंट्स फूड रिजर्व एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट। मैंने आपको बता दिया एम्ब्रियो सैक को ही फीमेल गैमेटोफाइट कहा जाता है। मेगास्पोरोजेनेसिस मतलब यानी फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर, ओके। नाउ मेगास्पोर मदर सेल, तो जो मेगास्पोर मदर सेल होती है उससे आपका बनेगा, जैसे वहाँ पे माइक्रोस्पोर मदर सेल था, यहाँ पे मेगास्पोर मदर सेल है। कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? न्यूसिलस में प्रेजेंट होंगे ये। इनकी प्लॉइडी क्या होगी? डिप्लॉयड होगी, सेम उसी की तरह, ठीक है। और टूवर्ड्स द माइक्रोपाइल एंड, तो टूवर्ड्स द जो माइक्रोपाइल एंड प्रेजेंट है, यानी कि उनमें जो है वो मियोसिस डिवीजन होगा, यानी कि जैसा वहाँ पे हुआ था वैसा ही होगा, थोड़ा सा डिफरेंस है जो वो मैं आपको साथ साथ बताते चलूँगा। यानी कि सबसे पहले देखो, ये आपका मेगास्पोर मदर सेल है, इसकी प्लॉइडी है 2, फिर इसमें डिवीजन होगा, ठीक है। कौन सा डिवीजन? मियोसिस। तो ये एन 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 एन, इनकी प्लॉइडी होगी और 4 सेल बनेंगे, ठीक है। अब इन 4 सेल में से ये जो है, जो टूवर्ड्स द माइक्रोपाइल एंड है, वो डीजनरेट कर जाते हैं, यानी कि, और ये बच जाता है। यानी कि अगर मैं मेंशन करूँ, ये माइक्रोपाइल एंड, ये चैलेजल एंड, इसमें से 3 डीजनरेट कर जाते हैं, एक सरवाइव करता है, और फिर इससे आगे के सेल्स बनते हैं। इसीलिए इसको मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोला जाता है, क्योंकि पोलन में क्या हो रहा था? पोलन में चारों के चारों कैपेबल थे और 4 पोलन बन रहे थे, गौर करना बात पे। जबकि यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पे एक सेल से आगे का पूरा जो भी प्रोसेस है वो एक सेल से हो रहा है, इसलिए मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहा जाता है इसको, ठीक है। चलो, अब यहाँ देखो, ये न्यूसिलस का सेल है, मेगास्पोर मदर सेल है, ये न्यूसिलस, फिर ये डायाड बना, फिर टेट्राड बना। तो ये जो टेट्राड है, इसमें से आपके 3 सेल डिजेनरेट कर जाते हैं, 1 सेल बचता है, और उस 1 सेल से उसमें माइटोसिस होता है, तो 2 सेल, 1 सेल बचा, 1 सेल में माइटोसिस 2 सेल, फिर माइटोसिस 4 सेल, फिर माइटोसिस 1 2 3 4 5 6 7 8 सेल, ठीक है। तो इस तरीके से ये बनते हैं, और 8 सेल पे आके, 8 न्यूक्लियस बन के फिर वो जो है सेल नहीं बनेंगे, है ना। कि जो डेवलपमेंट होता है इसमें सेल वॉल जो है वो बाद में बनती है। तो यहाँ पे फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है, यानी न्यूक्लियस डिवाइड होता है यहाँ पे। तो पहले 2 न्यूक्लियस, फिर 4 न्यूक्लियस, फिर माइटोसिस होगा, डबल होता है ना माइटोसिस में, तो यहाँ पे 8 बन जाएंगे। फिर 8 में से 3 ऊपर, फिर 3 नीचे, और 2 बीच में बन जाते हैं। और फिर ये जो आपका बनता है, ये मैच्योर एम्ब्रियो सैक होता है, मैच्योर एम्ब्रियो सैक कहा जाता है इसको, ठीक है। जिसके चैलेजल एंड पे ध्यान देना, ये जो चैलेजल एंड है, माइक्रोपाइल एंड है, यहाँ पे भी कन्फ्यूजन होता है लोगों को, तो ध्यान रखना। चैलेजल एंड पे एंटीपोडल सेल बोलेंगे तीनों को, एंड माइक्रोपाइल पे 3 सेल है, जिनमें से एक एग सेल है, 2 सिनर्जिड्स हैं,
एंड बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई रहेंगे जिसको सेंट्रल सेल बोलेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान से देखना, चैलेजल पे 3 सेल एंटीपोडल बोलेंगे, 2 सिनर्जिड्स होंगे आपके माइक्रोपाइल एंड पे, एक एग सेल रहेगा, एक फिलीफॉर्म एपरेटस रहेगा। फिलीफॉर्म एपरेटस फिलीफॉर्म एपरेटस क्या होता है? फिलीफॉर्म एपरेटस जो होता है वो बेसिकली सिनर्जिड्स पे एक सेलुलर थिकनिक प्रेजेंट होती है जो कि पोलन ट्यूब को गाइड करती है। अभी मुझे पता है थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, बट अपन जब एनसीईआरटी की लाइंस पढ़ेंगे, अभी मैंने ऊपर से बताया आपको, तो एकदम चीज़ें क्लियर होगी। बस एक बार ध्यान से एंड तक बने रहना, बस ये कहना चाहूँगा मैं। बहुत बेस्ट लेक्चर है आपके लिए, है ना। नाउ एग सेल रिप्रेजेंट होता है यहाँ पे, बीच में पोलर न्यूक्लियाई होती है, ठीक। यहाँ तक बात क्लियर है? वही लिखा हुआ है, फीमेल गैमेटोफाइट, फनिकल 1 3 डीजेनरेट, एज वी ऑल नो, मैंने अभी बताया आपको, 3 डीजेनरेट कर जाते हैं और एक सर्वाइव करता है, ठीक। तो ये आपका आगे जाके पूरा एम्ब्रियोसेक यही बनाने वाला है। और मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट क्यों बोला जाता है ये मैंने बता ही दिया। तो अब ये जो एक सेल बचा, ये एक सेल, एक मिनट, 1 मिनट, ये जो एक सेल बचा इसको आप यहाँ इमेजिन करिए, इस एक सेल को यहाँ देखा गया, ठीक है। ये जो बचा ये एक सेल यहाँ से, फिर माइटोसिस, फिर माइटोसिस, फिर एम्ब्रियोसेक, इस तरीके से ये फॉर्म होता है। आई होप यहाँ तक बात क्लियर है। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियोसेक इन डिटेल। न्यूसिलस माइटोटिकली टू, यस, जैसा मैंने बताया माइटोटिकली डिवाइड करेंगे, 2 न्यूक्लियाई बनेंगे, फिर 2 से 4 बनेंगे, फिर 4 से 8 बनेंगे, और फिर स्ट्रिक्टली, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से थोड़ा सा यहाँ पे बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है ऑफ कोर्स, तो इस कन्फ्यूज़न को भी क्लियर करते हैं। तो ये जो डिवीज़न हो रहा है ना, 2 से 4, 4 से 8 सेल, ये स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न होता है। फ्री न्यूक्लियर बोले तो यानी कि अपन ने जब माइटोसिस पढ़ा था, तो माइटोसिस में क्या रहता है कि पहले डिवीज़न न्यूक्लियस का रहता है, फिर उसके ऊपर सेल वॉल बन जाती है और सेल्स डिवाइड हो जाते हैं। बट यहाँ पे जो सेल वॉल डिवीज़न वाला पार्ट है, यानी सेल वॉल फॉर्मेशन, और वो जो सेल वॉल साइटोप्लाज्म डिवीज़न है, सॉरी साइटोप्लाज्म तो होगा, मतलब जो सेल वॉल का डिवीज़न वाला पार्ट है वो जो है वो यहाँ एब्सेंट है, यानी सेल वॉल यहाँ फॉर्म नहीं होगी, यहाँ पे फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न होगा। एक बार फिर बता देता हूँ, कोई डाउट है तो वो क्लियर हो जाएगा। जब अपन सेल डिवीज़न पढ़ते हैं तो उसमें 2 चीज़ें रहती है, एक रहता है कि पहले न्यूक्लियस का डिवाइड होना और फिर सेल का डिवाइड होना, सेल वॉल का फॉर्मेशन होना। तो यहाँ पे सेल का डिवीज़न और सेल वॉल जो फॉर्मेशन वाला पार्ट है वो यहाँ एब्सेंट है, यहाँ पे फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न है, यानी न्यूक्लियस डिवाइड करता चला जा रहा है। आई होप अब क्लियर है। न्यूक्लियस 2 सेल, फिर 2 से 4, फिर 4 से 8, इस तरीके से न्यूक्लियस डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे। अब फीमेल गैमेटोफाइट बन गया, एम्ब्रियोसेक बन गया, ये वाला, इसको बोला जाता है एम्ब्रियोसेक, ठीक है ना, ये जो लास्ट वाले डायग्राम में लिखा हुआ है, ओके। अच्छा, एक चीज़ है, जो बीच में जो लार्जेस्ट जो 2 पोलर न्यूक्लियर वाला है उसको बोला जाता है सेंट्रल सेल, यानी कि ये जो 2 पोलर न्यूक्लियर है ये, इसको सेंट्रल सेल बोलेंगे। फिर यहाँ एक एग है, एग सेल है, और एग एपरेटस किसे बोला जाता है? एग एपरेटस बोला जाता है इन तीनों को, एग को और 2 सिनर्जिड्स को, इन तीनों को बोला जाता है कंबाइंडली कॉल्ड एज एग एपरेटस, ठीक है, ओके। और सिनर्जिड्स क्या होती है? मैंने आपको बताया सेलुलर थिकनिंग होती है, फिलीफॉर्म एपरेटस कहा जाता है इनको। सिनर्जिड्स के अंदर, सिनर्जिड्स तो इस पूरे को बोलेंगे, उसके ऊपर जो थिकनिंग है, ये वाली जो थिकनिंग है, दैट्स नोन एज फिलीफॉर्म एपरेटस, ओके। एंटीपोडल सेल, ओके, ये मैंने आपको बता दिया है, ओके। तो अब 8 न्यूक्लिएट, ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है, 8 न्यूक्लिएट इज 7 सेल्ड, 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएट क्यों कहा गया है इसको? क्योंकि यहाँ पे आप ध्यान से देखो, 3 ऊपर 3 नीचे 2 बीच में, कितने न्यूक्लियस हुए? 8। सेल कितने हैं? ये जो बीच वाला सेंट्रल सेल है ये एक सेल, फिर एक एग सेल, एक सिनर्जिड्स, सॉरी 2 सिनर्जिड्स, एक एग सेल, 3 एंटीपोडल, 3 4 5 6, और एक ये जो बीच वाला है ये पूरा, इसको 7, यानी सेल तो है 7 और न्यूक्लियस है 8।
तो ये चीज़ यहाँ पे आपको याद रखनी है। तो ये बेसिकली पूरा अपना एम्ब्रियोसैक और जो आपका ये फीमेल गैमेटोफाइट जिसे कहा जाता है, इसका पूरा फॉर्मेशन है और ये पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पूरा डिटेल है। ओके चलो अब बात कर लेते हैं पॉलिनेशन की। तो पॉलिनेशन क्या होता है? बेसिकली पॉलिनेशन इज़ अ प्रोसेस बाय विच पोलन फ्रॉम द मेल फ्लावर इज ट्रांसफर्ड टू द स्टिग्मा ऑफ द फीमेल पार्ट, यानी कि जो मेल पार्ट से जो पोलन रिलीज़ हुए वो पोलन अब बेसिकली जो अपना पोलन है और जो स्टिग्मा है दोनों नॉन मोटाइल हैं, वो बिना किसी और एजेंट के खुद ट्रैवल नहीं कर सकते, मोटिलिटी नहीं है उनमें। सो उसके लिए अपने को एक प्रोसेस होता है पॉलिनेशन, जिससे वो जो है अलग अलग मीडियम के थ्रू, अलग अलग बायोटिक एबायोटिक एजेंट्स के थ्रू वो अपने मेल जो फ्लावर है वहाँ से रिलीज़ होके स्टिग्मा तक ले जाया जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे एजेंट्स होते हैं अलग अलग, तो वो अपन को पढ़ने हैं। पॉलिनेशन क्लियर हो गया किसे कहते हैं? नाउ तो वही लिखा हुआ है, पोलन ग्रेन को एम्ब्रियोसैक तक पहुंचाना है, नॉन मोटाइल है दोनों स्ट्रक्चर्स, एंड द फर्टिलाइजेशन इज अकर, सो दैट अगर पोलन वहाँ पे जाके स्टिग्मा पे लैंड करेगा फिर उसके बाद ही तो फर्टिलाइजेशन होगा ना। सो दैट दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द पॉलिनेशन। नाउ पॉलिनेशन ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन शेड फ्रॉम द एंथर, एंथर से जो पोलन ग्रेन शेड हुआ टू द स्टिग्मा ऑफ द पिस्टल इज टर्म्ड एज पॉलिनेशन। नाउ kinds of pollination, source of pollination can be divided into 3 types, यानी kinds of pollination किन तरह के होते हैं तो वो किस पे डिपेंड करता है? सोर्स ऑफ पोलन, यानी पोलन को ले जा कौन रहा है, ठीक है ना, एबायोटिक एजेंट या बायोटिक एजेंट, तो कौन लेके आ रहा है स्टिग्मा तक वो डिसाइड करता है कि पोलन के कितने टाइप होंगे। और मतलब सोर्स ऑफ पोलन मतलब वो खुद के प्लांट के फ्लावर पे गिर रहा है या फिर किसी और प्लांट पे, यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है। तो इसके तहत अपन ये डिसाइड करते हैं कि अलग अलग टाइप के क्या क्या रहते हैं। ठीक है, पॉलिनेशन। नाउ फर्स्ट वन इज़ ऑटोगैमी। पहले ही आपको बता देता हूँ ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, ऑटोगैमी, जिटेनोगैमी एंड जीनोगैमी। ठीक है, ओवरव्यू दे देता हूँ फिर अपन एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पे चलेंगे। ठीक है, राइट। नाउ ऑटोगैमी क्या होती है? ऑटोगैमी मतलब जिसमें जो सेम प्लांट का सेम फ्लावर, ध्यान से सुनना, सेम फ्लावर में जो सेम फ्लावर के अंदर जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, तो उसमें जब पॉलिनेशन होता है, यानी सेम फ्लावर में हो रहा है, ये सेम प्लांट के सेम फ्लावर में, उसे ऑटोगैमी बोलते हैं। तो ऑफकोर्स डिसएडवांटेज क्या हो जाएगा इसका? डिसएडवांटेज हो जाएगा कि यहाँ पे वेरिएशन नहीं होगी क्योंकि सेम प्लांट में हो रहा है ना, राइट। ओके, नाउ वही लिखा हुआ है कि जब सेम फ्लावर में होता है उसे ऑटोगैमी कहा जाता है, एंड इट इज़ क्वाइट रेयर। यस ऑफकोर्स रेयर है, बिकॉज अदर पोलन के आने के जर्मिनेट होने के भी चांसेस हैं यहाँ पे, तो इसलिए ये रेयर भी है, राइट। बिकॉज फ्लावर अगर ओपन हुआ तो और दूसरे प्लांट के भी तो वहाँ पे पोलन आ सकते हैं ना, इसलिए ऑटोगैमी इन सच प्लांट रिक्वायर्ड सिंक्रोनाइज। यस ऑफकोर्स, इन पोलन का रिलीज होना और स्टिग्मा का मेच्योर होना, तो इन दोनों में सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए, यानी ये सेम टाइम पे पोलन भी मेच्योर हो, स्टिग्मा भी रिसेप्टिव हो, तब जाके पॉलिनेशन इफेक्टिवली हो पाएगा। तो यस, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। नाउ अनदर इज दैट, यस ऑफकोर्स दोनों क्लोज होने चाहिए तभी पॉलिनेशन हो पाएगा ना, अगर दोनों पार्ट्स अलग अलग होंगे, थोड़ी डिस्टेंस पे होंगे तो नहीं हो पाएगा। अच्छा, अब दूसरी चीज़, एक ये इंपॉर्टेंट लाइन है जहाँ से PYQs पूछे जाते हैं, दैट इज़ वियोला, ऑक्जेलिस एंड कॉमेलिना। तो ये बेसिकली 3 टाइप के ऐसे प्लांट्स हैं जो कि 2 टाइप ऑफ फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं। आई रिपीट, ये जो फ्लावर्स के नाम दिए हुए हैं, तो ये फ्लावर जो हैं, ये जो प्लांट है, ये 2 टाइप के फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। 2 टाइप कौन कौन से? चेस्मोगैमस एंड क्लिस्टोगैमस। चेस्मोगैमस क्या होते हैं? जो फ्लावर्स ओपन रहते हैं थ्रू आउट देयर लाइफ, यानी पूरी लाइफ में वो फ्लावर्स कभी भी ओपन, मतलब कभी भी क्लोज नहीं होंगे, वो ओपन ही रहेंगे थ्रू आउट देयर लाइफ। ठीक है, एंड अनदर इज क्लिस्टोगैमस, यानी कि जो हमेशा क्लोज रहेंगे, वो कभी ओपन नहीं होंगे। आई बात समझ?
क्लिस्टोगेमस, चेस्मोगेमस कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रखना है कि ये दो टाइप के फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर है? अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं क्लिस्टोगेमस से, यानी कि वो क्लोज्ड है, अगर क्लोज्ड है तो जाहिर सी बात है वो इनवेरिएबली ऑटोगेमस होगा, ऑटोगेमस ही होगा, दूसरा चांस ही नहीं है, बिकॉज वो सेम फ्लावर में हो रहा है और वो फ्लावर बंद है, तो बंद है तो सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा, क्रॉस तो हो ही नहीं सकता। दूसरा फ्लावर कैसे आएगा, वो दूसरा प्लांट का पोलन कैसे आएगा अगर वो बंद है तो फ्लावर। आई बात समझ? नो चांस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, तो यहाँ पे कोई भी क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस नहीं बनते हैं। तो यहाँ पे ये डायग्राम दिया गया है आपको, तो ये डायग्राम आपको दिख रहा है, ये चेस्मोगेमस फ्लावर है, ये आपको ओपन दिखाई दे रहा है, नीचे ये क्लिस्टोगेमस फ्लावर है, ये क्लोज दिखाई दे रहा है। ओके, क्लिस्टोगेमस में क्या होगा, ऑटोगेमी होगी, ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन होगा, वेरिएशन नहीं आएंगी बिकॉज सेम प्लांट में हो रहा है ना, तो जेनेटिकली सेम हो गया वो। और चेस्मोगेमस में पॉसिबिलिटी है कि क्रॉस भी हो जाए। नाउ यहाँ तक क्लियर है। अब अपन देखते हैं जिटेनोगेमी क्या होती है। जिटेनोगेमी मतलब कहीं ना कहीं जीनोगेमी जो कि अपना थर्ड है और जो ऑटोगेमी है उनके कहीं बीच में स्टैंड करता है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। ये ध्यान रखना बिल्कुल भी कि प्लांट सेम रहेगा बट फ्लावर अलग अलग होंगे। ऑटोगेमी में सेम प्लांट का सेम फ्लावर, और जिटेनोगेमी में अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, यानी प्लांट सेम है बट अनदर फ्लावर है। तो आप खुद बताइए जेनेटिकली वो सेम होगा या डिफरेंट होगा? यस ऑफ कोर्स जेनेटिकली वो सेम हो जाएगा, क्योंकि प्लांट तो सेम है ना, फ्लावर आप दूसरा ले रहे हो पर प्लांट सेम है ना, तो प्लांट सेम होने की वजह से जेनेटिकली वो सिमिलर होगा। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, इस पर भी एक सितारा बना देते हैं, ठीक है। नाउ फंक्शनली देखा जाए, यानी कि ये जो जिटेनोगेमी है ये फंक्शनली तो क्रॉस है बट जेनेटिकली ये सेम है, ठीक है। फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन माना जाएगा इसको, क्यों? बिकॉज फ्लावर दूसरा है, तो फंक्शनली क्रॉस बट जेनेटिकली सिमिलर। याद रखना, फंक्शनली क्रॉस, जेनेटिकली सिमिलर। पोलन ग्रेन्स कम फ्रॉम द सेम प्लांट से आ रहे हैं। नाउ जीनोगेमी क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द डिफरेंट प्लांट, यानी डिफरेंट प्लांट पे जा रहा है ये, ठीक है। तो प्लांट भी डिफरेंट है और फ्लावर तो ऑफकोर्स डिफरेंट ही होगा अगर प्लांट दूसरा है तो ये जेनेटिकली डिफरेंट होगा, यहाँ पे वेरिएशंस आएंगी और ये काफ़ी नेचर इसको फेवर करेगा। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन क्या होते हैं, यानी जो पॉलिनेशन करवा रहे हैं वो एजेंट्स कौन कौन से हैं? तो एजेंट्स होते हैं एबायोटिक एजेंट्स एंड बायोटिक एजेंट्स। एबायोटिक एजेंट्स, बायोटिक मतलब लिविंग, एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग। नॉन लिविंग में क्या आएगा? विंड एंड वाटर आएगा, और बायोटिक में आएगा एनिमल्स। आई बात क्लियर? एबायोटिक में क्या क्या है? विंड, वाटर, एंड बायोटिक में एनिमल्स हैं, ठीक है। चलो, बायोटिक एजेंट्स मेजॉरिटी ऑफ द, ठीक है, यानी कि जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉलिनेशन होती है वो बायोटिक एजेंट्स से होती है। यानी बायोटिक एजेंट्स कौन कौन से? एनिमल, जैसे कि बीज हो गया, बीटल्स हो गया, यानी कि जो आपकी जो बीज है, हनी बी वगैरह, जो भी आपकी बटरफ्लाइज हैं, तो दीज आर ऑल बायोटिक। तो ये मेजॉरिटी होल्ड करते हैं, यानी ज़्यादातर ये होते हैं, यानी एबायोटिक जो है वो रेयर है। ओके, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, तो इसको भी एक बार स्टार मार्क कर लेते हैं अपन। ओके, नाउ ओनली अ स्मॉल portion of the plants use abiotic agents. Yes, as we all know कि abiotic agents का थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन यहाँ पे कम देखने को मिलता है। अब अपन बात करते हैं बोथ, यस, अब abiotic में बोथ दोनों आते हैं, विंड एंड वाटर, विंड और वाटर दोनों आते हैं। तो इन दोनों में enormous amount of pollen when compared to the number of interesting ovule contain available for pollination, यानी कि जो ओव्यूल्स प्रेजेंट है उसके रेशियो में जो पोलन रिलीज होते हैं उनकी क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। क्यों होती है? कॉमन सेंस लगाओ। बिकॉज अगर पॉलिनेशन आपका विंड या वाटर से हो रहा है तो काफ़ी हाई चांसेस हैं कि वो स्टिग्मा की जगह कहीं और लैंड कर जाए, या कहीं वो कहीं और चला जाए और वो अपनी एग्जैक्ट लोकेशन पे जाके पोलन ट्यूब फॉर्म नहीं कर पाए। पॉसिबिलिटी है। सो नेचर ने इस पॉसिबिलिटी के लिए पहले से ही जो पोलन का नंबर है वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता है प्लांट, यानी इनॉर्मस अमाउंट ऑफ पोलन रिलीज्ड, बहुत सारे अमाउंट ऑफ पोलन्स एक साथ रिलीज होते हैं कंपेयर टू द ओव्यूल साइज।
समझ में आ गया? तो ये एक एडेप्टेशन आप इसको बोल सकते हो, राइट? नाउ बाय विंड इज मोर कॉमन अमंग्स एबायोटिक पॉलिनेशन। अब सबसे पहले बायोटिक ज़्यादा कॉमन है, अब एबायोटिक में भी दोनों में से क्या कॉमन है? एबायोटिक में भी जो आपका जो विंड है ये ज़्यादा कॉमन है, ठीक है? पॉलन्स, अब ये जो पूरी दी हुई है यहाँ से यहाँ तक, ये पूरी आपकी एडेप्टेशंस दी हुई है आपके विंड पॉलिनेशन की। तो यहाँ से भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है, तो एक यहाँ पे भी सितारा लगा लीजिए आप, ठीक है? कि पॉलिनेशन जो विंड के थ्रू होता है उनकी क्या क्या जो कैरेक्टरिस्टिक कह लो या फिर जो एडेप्टेशंस है वो क्या क्या होती है। तो एक तो वो लाइट वेट होते हैं, ऑफकोर्स विंड पॉलिनेशन है, उनको उड़ के जाना है हवा से, अगर भारी होंगे तो कैसे उड़ेंगे? ओके, सो कॉमन सेंस वाली बात हो गई। और नॉन स्टिकी होते हैं, ऑफकोर्स स्टिकी तब होते हैं जब उनको किसी बायोटिक यानी किसी बी वगैरह या किसी बटरफ्लाई पे चिपकना होता। एबायोटिक उनको चिपकना नहीं है ना किसी एनिमल पे। और ट्रांसपेरेंट विंड करंट मतलब विंड का जो फ्लो होता है उससे वो ट्रेवल करते हैं। वेल एक्सपोज्ड स्टेमन एक्सपोज्ड रहने चाहिए ऑफकोर्स, तभी वो पोलन वहाँ जाके लैंड करेगी। एंड विंड करंट ऑफ्टन फेदरी स्टिग्मा इजीली ट्रैप द एयरबॉर्न पोलन ग्रेन्स। हाँ, जो आपका जो स्टिग्मा होता है वो काफ़ी फेदरी भी होना चाहिए, ये भी एडेप्टेशन है, क्योंकि अगर वो फेदरी होगा तो पोलन को वो अच्छे से ट्रैप कर पाएगा विंड में से। ओके, ऑफ्टन इनटू पैक्ड इनटू इन्फ्लोरेसेंस सिमिलर एज कॉर्न एंड कॉब। कॉर्न एंड कॉब में क्या होता है कि जैसे अगर मान लो स्टिग्मा की साइज़ छोटी है या फ्लावर्स थोड़े से स्मॉल है, तो वो पैक्ड इनटू इन्फ्लोरेसेंस यानी कि वो छोटे मिलके एक बड़ा सा फ्लावर या फिर वो उसको लैंड करने के लिए एक वो प्रोवाइड करते हैं ताकि वो इजीली ट्रैप कर सके उस चीज़ को। अगर और वो मतलब एक तरीके से वो पैक्ड होते हैं इन्फ्लोरेसेंस में। तो वो एग्जाम्पल कौन सा दिया हुआ है? कॉर्न एंड कॉब, ठीक है? स्टिग्मा एंड स्टाइल विच वेव इन द विंड टू ट्रैप पॉलन ग्रेन्स। तो ये जो आपको डायग्राम दिया हुआ है ये विंड एंड स्टाइल है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। तो विंड एंड ये स्टिग्मा एंड स्टाइल है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। तो ये ट्रैप करता है पोलन को जो विंड में जा रहे हैं, तो उसके लिए ये थोड़ा सा फेदरी एडेप्टेशन शो करता है। नहीं, चलो आगे देखते हैं। विंड पॉलिनेशन इज क्वाइट कॉमन इन ग्रासेस में ये कॉमनली देखा जाता है। वाटर इज ओके। अब यहाँ तक तो बात हो गई आपकी विंड पॉलिनेशन की, अब बात कर लेते हैं वाटर पॉलिनेशन की। वाटर पॉलिनेशन इज़ क्वाइट रेयर, ये काफ़ी रेयर होता है। 30 जेनरा मोस्टली मोनोकॉट में देखा जाता है और ये काफ़ी रेयर रहता है, ठीक है? ओके, ये डायग्राम मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है, ये विंड पॉलिनेशन का एग्जाम्पल। ओके, नाइस। नाउ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स आर एग्जाम्पल्स कौन कौन से वाटर, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब तो सबको इम्पोर्टेंट मार्क कर रहा हूँ, नहीं, बेसिकली जो इम्पोर्टेंट है वो है, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वही है बिल्कुल, और एकदम इजी है, स्ट्रेट टू द फॉरवर्ड सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एकदम इम्पॉर्टेंट तो है। नाउ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स में वेलिसनेरिया, हाइड्रेला ये एग्जाम्पल्स हैं, और जूस्टेरा ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं एक्वेटिक पॉलिनेशन के, वाटर पॉलिनेशन के एग्जाम्पल्स हैं। अच्छा, और एक ही इम्पॉर्टेंट लाइन है यहाँ से यहाँ तक। इन मेजॉरिटी ऑफ द एक्वेटिक प्लांट सच एज वाटर हाइसेंथ एंड वाटर लिली इमर्ज्ड अबव द वाटर, यानी कि अगर अपन बोल रहे हैं एक्वेटिक पॉलिनेशन है, तो क्या सारे एक्वेटिक प्लांट्स जो भी आपके पानी में रहते हैं, तो क्या वो सारे जो पॉलिनेशन है उनका वो वाटर के थ्रू होगा? आंसर इज़ नो, बिकॉज अपन को पता है वो काफ़ी रेयर है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल वाटर में वाटर हाइसेंथ एंड वाटर लिली होता है, तो इनमें पॉलिनेशन वाटर के थ्रू नहीं होता है, इनमें पॉलिनेशन होता है ये जो है ना, मतलब वाटर के लेवल से ऊपर तक आते हैं और फिर उसके बाद में इनमें पॉलिनेशन या तो बायोटिक एजेंट या एबायोटिक एजेंट से होता है, यानी कि या तो विंड से या फिर किसी बायोटिक एजेंट से होता है, ठीक है? तो इस तरीके से है, तो ज़रूरी नहीं है अगर पानी में है तो वाटर लिखा हुआ है तो फटाफट चलो वाटर पॉलिनेशन कर दें, नो, ऐसा नहीं होता है ना। ओके, इसलिए ध्यान से पढ़ना ज़रूरी है। नाउ बाय इंसेक्ट्स और विंड एज इन मोस्ट ऑफ द लैंड, ये कर लो तुम पहले, ये ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए चलो,
द फ्लावर्स इमर्ज अबाउ द, ठीक है ये हो गया। इंसेक्ट और द विंड पॉलिनेशन इज मोस्ट कॉमन। वेलिस्नेरिया द फीमेल फ्लावर रीचेस टू द, अब यहाँ पे अपन वाटर पॉलिनेशन की बात कर रहे हैं जिसमें अपन बात कर रहे हैं वेलिस्नेरिया की। तो वेलिस्नेरिया में जो फीमेल फ्लावर है वो रीच एट द सरफेस ऑफ द वाटर लॉन्ग स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, यानी जो फीमेल पार्ट है वो एक लॉन्ग स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर से सरफेस पे आ जाता है, ठीक है, सरफेस तक वो रीच करता है, कौन सा, वेलिस्नेरिया में। और फिर वहाँ पे पोलन जो है वो रिलीज होते हैं सरफेस पे, सरफेस पे हो रही है ये पॉलिनेशन, ध्यान रखना। तो सरफेस पे वो रिलीज होते हैं और पैसिवली, यानी कि कोई एक्सटर्नली फोर्स की ज़रूरत नहीं है इसमें, पैसिवली थ्रू द वाटर करंट्स वो मूव करता है। समझ में आ गया? तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, वेलिस्नेरिया में अलग होता है और सी ग्रासेस में अलग होता है। तो वेलिस्नेरिया का मैंने आपको बता दिया, वो सरफेस पे जाती है, फीमेल जो है स्टिग्मा उसका वो लॉन्ग स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर से वो इलोंगेट होकर सरफेस पे जाता है और सरफेस पे वो पॉलिनेशन होता है, वाटर से ही होता है पैसिवली, ठीक है। और दूसरा ग्रुप होता है जो जिसको अपन बोलते हैं सी ग्रासेस, जिसमें फीमेल जो का फ्लावर है वो सबमर्ज्ड, रिमेन सबमर्ज्ड इन वाटर, यानी वो वाटर के अंदर ही रहता है, यानी वहाँ पे पॉलिनेशन वाटर के अंदर हो रहा है, ठीक है, सरफेस पे नहीं हो रहा है वाटर के। तो पॉलिनेशन आर रिलीज, सॉरी, पॉलन्स आर रिलीज इन द वाटर, रिलीज मैनी सच स्पीसीज आर लॉन्ग। ये अडेप्टेशन किसकी है, ये यहाँ से यहाँ तक ये अडेप्टेशन दी हुई है अपने को वाटर पॉलिनेशन, वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स फ्लावर्स की, ठीक है। तो उसमें क्या दिया हुआ है कि जो पोलन्स होते हैं जो अंदर जिनका रिलीज हो रहा है मतलब पॉलिनेशन, तो उनमें क्या रहता है कि लॉन्ग रिबन लाइक स्ट्रक्चर होती है किसकी, पोलन की, ठीक है। तो ये भी पूछा जा सकता है पॉलिनेशन की एडेप्टेशंस क्या क्या है वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स में। तो पोलन क्या रहेगा, लॉन्ग रहेगा, रिबन लाइक स्ट्रक्चर रहेगा, पैसिवली इनसाइड द वाटर करंट मूव करेगा पैसिवली, ये तो अपनी पहली बात हो चुकी है। एंड देम रीच थ्रू द स्टिग्मा, ठीक है। एंड यस, एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पोलन ग्रेन्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द वेटिंग बाय द न्यूसिलेजिनस कवरिंग, यानी वेटिंग यानी कि जो वाटर का जो कांटेक्ट है, यानी उसको एक तरीके से कोटिंग होती है वाटर से प्रोटेक्ट करने के लिए, जिसको बोलते हैं म्यूसिलेजिनस कवरिंग, ठीक है। और बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर नॉट वेरी कलरफुल एंड डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर। यस ऑफ कोर्स, अगर नेक्टर या फिर कलरफुल होने की या किसी चीज़ की इनको ज़रूरत भी नहीं है, नेचर स्मार्ट है, उनको पता है कि इसको अट्रैक्ट नहीं करना है ना बर्ड्स को, यहाँ तो वाटर से पॉलिनेशन हो रहा है तो ज़्यादा इनको कलरफुल बनाने की ज़रूरत नहीं है ओके तो बनाया भी नहीं है। तो इस तरीके से है, जिस चीज़ की नीड है नेचर वहीं पे काम करता है। ओके, ओहो बैल हो चुकी है गाइस। सो अगला जो है अपन अगले पार्ट में कवर करेंगे बचा हुआ जो भी टॉपिक है। और यस, अपन ने सब कुछ बेसिक से किया है तो थोड़ा सा टाइम लगता है, वो कहते हैं ना गुड थिंग्स टेक्स टाइम। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।